Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group। हमेशा की तरह हम एक बेहतरीन शो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और हमेशा की मेरी कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ CEOs, एंटरप्रेन्योर्स और इन लोगों से तो आपको मिलवाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जिन पर बात करना, जिनके ऊपर बेहतरीन जो एनालिसिस है वो आपके सामने पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बात की जाए रिसेंट टाइम्स में, चाहे वो इंडो पाक क्राइसिस की बात की जाए, फिर अगर इसराइल और फ़लस्तीन से लेकर इसराइल और ईरान की बात की जाए, तो वहाँ पर डिप्लोमेटिक जो चेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड, जो हम एक तब्दीली देख रहे हैं, डायनामिक्स जो हैं तब्दील हो रहे हैं, उन सब पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन उसके अलावा हम मेजरली अगर बात करेंगे तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें और अब की बात करें तो उसमें कौन सा एक मेजर डिफरेंस है जो हम देख रहे हैं। अगर गवर्नेंस की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए सियासी सरगर्मियों की, तो उन सब चीज़ों के हवाले से हम आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। और उसके लिए जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बगैर इंतज़ार करवाए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ अहमद वड़ाइच साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए एंड मेकिंग टाइम फ्रॉम योर टफ रूटीन इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग थिंग। मैं सियालकोट से आया हूँ स्पेशल। ओह माय गॉड, दैट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। और आज वापस भी सियालकोट जाना है, तो मैंने इनसे कहा था कल परसों रख लें, क्योंकि इन्होंने कहा भाई आना ही आना है, फिर मैं जो डायरेक्ट आपके लिए आना पड़ा। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ हैविंग दैट द क्राइसिस वी आर हैविंग राइट नाउ। अगर बात की जाए इसराइल और उसकी कहीं ना कहीं जारहियत की, तो पहले उन्होंने जिस तरह से फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर हमला किया है, अब वो ईरान पर हमलावर हो चुके हैं। और अपार्ट फ्रॉम द रीजंस एंड यू नो द अथॉरिटीज़ वी हैव वर्ल्ड वाइड जो भी हमारी चल रही हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, कोई प्रॉपर स्टांस नहीं अभी तक दे पा रहा है इस पर। क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या जंग में भी सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है और क्या सियासी पार्टियों का जो रोल है वो कम हो चुका है और फौजियों का ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसराइल है क्या और ये क्यों हो रहा है सारा कुछ। इसराइल जो खुद है ना, जो वो खुद पैदा हुआ था, वो आर्टिकल 181 के तहत हुआ था और ये जनरल असम्बली की करारदाद के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आया। ठीक है, इसकी कोई स्ट्रगल नहीं है दुनिया में आने की। ये तो सबसे पहले तो उसके वजूद को देखना चाहिए, वो कैसे बना है। तो वो भी एक समझ लें कि एक ताकत के ज़रिए और बड़े लोगों की बैठक से अंदर बैठ के उसने वोटिंग करवा के 181 के ज़रिए, जो UN का चार्टर है, जनरल असम्बली की जो करारदाद थी 181, उसके ज़रिए मार्ज़ वजूद में आ गया। और ये कोई स्टेट नहीं है, ये कतन इसको रियासत कहना या मुल्क कहना जायज़ नहीं है। ये एक उन लोगों का हजूम है, उन लोगों का कट है जो दुनिया के लिए दहशत की अलामत हैं, जिनकी परवरिश शैतानियत पे हुई है, जो जालिम भी हैं, जो जाबर हैं और जो इंतहाई तौर पर इस हद तक जाने वाले लोग हैं जिनको किसी के दीन से, किसी के मज़हब से, किसी के सुकून से कोई सरोकार नहीं है। अगली बात यह है कि मैडम आप ये देखिए कि इसराइल को क्या ताल्लुक़ है ईरान के साथ कि वो वहाँ से बैठकर ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ठीक है, बैसीते मुसलमान भी, आप ये जानती हैं ये बात कि मतलब यहूद और नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते और इनके साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए, किसी भी काम के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, इनके साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। ये ना अपने कौल के सच्चे हैं, ना अपने वादे के पक्के हैं। ये झूठे बेईमान जो और बददियानत किस्म के ये जो लीडरशिप है इस वक्त जो दुनिया में मौजूद भी है, और उनके ऊपर अब ये देखिए कि अब इसराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। और अमेरिका जो है, जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, वो समझ ले कि उसका एक मुनाफिकाना चेहरा है, जो वो मुनाफिकाना तर्ज अमल से अपना पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो अपनी दाग बिठाना चाहते हैं। इसके सामने अब ये करना क्या चाहिए था? देखिए, अब ये नज़र नहीं आता लोगों को कि सबसे पहले आप ये जंगों की बात करते हैं, आप हमारी बात करते हैं, आप उनकी ईरान की बात करें, तो आप फ़लस्तीन की क्यों बात नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते कि भाई इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं? आप तो ईरान जो है, ईरान का जो क्या मकसद, ईरान चाहता है अपने जोरी हथियार बनाना। दुनिया का कोई लाओ से जोरी हथियार बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है ना, मतलब अगर अमेरिका के पास हैं, इसराइल के पास हैं, तो ईरान के पास क्यों नहीं होंगे? क्या वो मुल्क नहीं है? क्या उसकी टेरिटरी नहीं है? क्या उसके लोग नहीं है? क्या उसको दिफा का हक नहीं है? अब जो आर्टिकल 51 है इसका UNO का, उसने दिफा का हक दिया है। सवाल ये है, क्या ईरान ने पहले हमला किया?
पहले इसराइल ने हमला किया और ईरान के साथ तो आप मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे, 2 दिन के बाद आपने उसको अटैक कर दिया। अब ईरान क्यों अटैक ना करेगा इसराइल के ऊपर? उसको हक दिया गया है। अब अगर आप यूएनओ को, जो देखने वाले आपके लोग हैं, अगर वो बाब 6 और 7 है, 2 बाब यूएनओ के पढ़ लें, उनको समझ आ जाएगी कि यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो अमन को कहीं खतरात होंगे या जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, कहीं पे कोई तनाज़ा चल रहा है, तो उसको सलामती कौंसिल ने हल करना है। आप मुझे बताइए, सलामती कौंसिल किस लिए बनाई? जनसभी किस लिए है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस लिए बनाया? अगर ये इंसाफ नहीं कर सकते तो ये इदारे बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर माइट इज़ राइट तो ना करें। इसका मतलब कि आप ताकत का कानून चाहते हैं। अगर आप ताकत का कानून चाहते हैं तो उसका मतलब यह है कि जो बड़े होंगे, जो भेड़िया होगा, वो छोटे लोगों को खा जाएगा। अब ये हो गई उनका जो तर्ज अमल है। जंगल में भी कोई कानून होता है। मतलब अगर जंगल में भी मतलब ऐसा नहीं होता, को अफरा तफरी को ऐसा नहीं है कि मतलब अगर शेर ने खा लिया ना अपने हिस्से का, तो वो दूसरों को नहीं तंग करेगा, कहेगा भाई आप भी अपने हिस्से का खा लो। यानी इस वक्त हम जंगल के कानून से भी बदतर सिचुएशन है। देखिए, जंगल में जब आग लगती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बुझाना शुरू करते हैं। ये अपने हाथों से गोले और बारूद से इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। इनको ये इल्म नहीं है कि जब तबाही होगी, जैसे हिंदुस्तान के शायर ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं गरजद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। यानी कि जब आग लगनी है तो उसमें फिर इसराइल भी झुलसेगा, उसमें फिर अमेरिका भी उस आग में आएगा। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? अब देखिए, हमारी जहाँ हम रहते हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं, हम मुसलमानों का एक चेहरा मोहरा है। हम मुसलमानों के बड़े हैं, हम जो है वो एटॉमिक पावर हैं। थोड़े दिन पहले हमने हिंदुस्तान को नाक के जरिए चने खिलवाए हैं। हमने हिंदुस्तान को फ़िज़ा में भी शिकस्त दी, हमने उसको दरिया में भी शिकस्त दी है, हमने उसको ज़मीन में भी शिकस्त दी है, हमने उसको हर लिहाज से शिकस्त दी, सफारतकारी में भी शिकस्त दी। ठीक है ना? अब होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ फ़र्ज़ है। ठीक है ना? जैसे रसूल करीम ने फरमाया कि मुसलमान जो वो जस्ते वाहद की तरह हैं, और जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचेगी तो सबको तकलीफ़ पहुँचेगी। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। मुझे अयतुल्ला खामनाई जो हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो उन्होंने बात कही है कि ये मेरा जिस्म एक आम जिस्म है। ठीक है, अगर मैं चला जाऊँ दुनिया से तो इसमें कोई मसला नहीं, मुझे कोई शोहरत नहीं, मुझे आम सी इज़्ज़त आपने दी है। मैं हज़रत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो उनकी सुन्नत है, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है, और यही इस्लाम और कुफर की जंग है। ठीक है ना? मतलब कुफर की किस लिए? क्योंकि कुफार सब खड़े हैं मैडम स्पीकर, कुफार सारे खड़े हैं। कुफार खड़े हो गए, इसको सियासत को लग कर दें, आप रियासत को भी लग कर दें, आप पार्लिमानी रवायात को लग कर दें, आप ताकत के कानून को लग कर दें, आप जनरल असम्बली, यूएनओ और सलामती काउंसिल, आप सारों को लग कर दें। ये जो इस वक्त जो वक्त है, ये टाइम जो है, ये इस्लाम और कुफर की जंग का टाइम है। इसमें आपने सऊदी अरेबिया सपोर्ट करे, इसमें तुर्किया खड़ा हो, इसमें पाकिस्तान खड़ा हो, ईरान का साथ दें। अमेरिका ने अब ये कहा कि मैं कुछ थोड़े दिन इंतज़ार करता हूँ, पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप दे दिया, और दुनिया से कहा कि मैं तो जो है वो दुनिया में अमन चाहता हूँ, मैं तो अपने मंशूर पर अमल करूँगा जिस लिए मैं इलेक्शन में जीत कर आया हूँ। मैंने कहा था कि जो जारी जंगें वो ख़त्म करेंगे और जो आइंदा लगने वाली जंगें हैं उनको हम रोकेंगे। तो पाकिस्तान ने नोबल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर दिया। अब ये देखिए कि कैसे हम उसको नोबल इनाम दे सकते हैं। अमेरिका के अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं। वहाँ से ये इन्होंने नोबेल प्राइज नॉमिनेशन लिए और नेक्स्ट इन्होंने हमला कर दिया। इसराइल जो है वो कुछ 60-70 रहते हैं इसराइल में। वो किसी सूरत ईरान पर क्या, किसी एक गली के बंदे के ऊपर भी हमला नहीं कर सकता अमेरिका से इजाज़त लिए बगैर। उन पर तो एक ईरान ने जो रिटेलिएशन का हमला किया तो वो कौम का पता चल गया, उनका पता चल गया। ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि मुसलमान जो है, और मुसलमानों में सबसे मतलब सारे मुसलमान अफजल हैं, लेकिन मैं ईरानियों को इसलिए अफजल समझता हूँ क्योंकि उनकी धरती बड़ी प्यारी है। वहाँ पर रोज़ा बड़े रोज़ा मुबारक वहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट बड़े तगड़े हैं। और ईरान इस वक्त जो है वो उसकी जंग लड़ रहा है, नज़रिए की जंग लड़ रहा है। तो नज़रियात के ऊपर जो कौमें खड़ी होती हैं वो मरकर भी ज़िंदा रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम तो लड़ेंगे जंग शहीद होने के लिए, या वापस लौटेंगे तो गाजी होंगे। तो अमेरिका और उसका क्या बनेगा, यहूदियों का क्या बनेगा? उनके तो सामने ये है कि हमारी IT चली जाएगी। हमारे जो बंकर हमने बनाए हैं नीचे तय खानों में जाने के लिए, उनको शायद शक है कि वहाँ मौत का फरिश्ता नहीं पहुँचता। आप उन्हें बताइए अपने नाज़रीन को कि वो यहूदियों को बताएं जाकर कि मौत का जब फरिश्ता आएगा तो उन्हें गिरबान से पकड़कर किसी दरिया नील में दरिया बुर्द कर देगा। उनकी लाशें भी नहीं किसी को मिलेंगी, कहीं नहीं मिली। ये और ये हुसैन के मानने वाले जो यहाँ पर रहते हैं ईरान में, ये यजीद की कब्र नहीं बनी आज तक। ये किससे लड़ रहे हैं? ये मत लड़े उन लोगों के साथ। और मुसलमान जो हैं, मुसलमानों को सफ़बंदी करनी चाहिए। मैं एक ही सिर्फ मैसेज है, वो यही है कि हम सबको इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप मुत्तहिद हो जाएं। अगर इसराइल या अमेरिका मिलकर
पाकिस्तान इसके ऊपर ईरान के ऊपर पाकिस्तान को यानी कि ये कह कर कि आप भी ईरान को समझाएं, हम उसको समझाते हैं और इनकी जंगबंदी कर दें, अगर वो चालाकी से, मक्कारी से, होशियारी से, मुनाफकत से, डबल चेहरा देकर, ड्यूल स्टैंडर्ड रख के अगर वो उसको इजाज़त देकर कहता है हमला कर दें, फिर पाकिस्तान को बताकर जैसे बनियानुल मरसूस की एक यानी कि वो दीवार कंक्रीट की तरह जो एक दीवार है वो उसकी तरह उठकर फजर की नमाज अदा करके बताकर कहा कि हम हमला करें, हम घात लगाकर रात के अंधेरे में हमला नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको ये कहता हूँ, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, पूरे दावे से आपके सामने ये बात कहता हूँ, अगर मैडम स्पीकर अगर आप पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्किया को, उसको बांग्लादेश को, अफ़गानिस्तान को, सऊदी अरेबिया को, ये 6-7 मुल्कों को आप कहें एक एलामिया जारी कर दें OAC के ज़रिए, अगर जो ये एलामिया कर दें कि कल तक अगर इसराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हमारा आपके साथ जो है वो इट कुत्ते का वैर है, हम आपको निस्तो नबूद कर दें, हम आपको तबाह व बर्बाद कर देंगे, हम आपको नहीं छोड़, यानी हम ही खड़े नहीं हो रहे साथ, इसमें हमारा ही रोल है आगे जो भी हो रहा है। हम ना फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सके हैं, लेकिन ये तो हमारी अपनी बाउंड्री पे है, बॉर्डर्स पे है, हमारे मैचिंग बॉर्डर्स के साथ। ये कोई मसूद अजहर जैसा बंदा उठे, ये कोई हाफिज सईद जैसा बंदा उठे जो कहे कि तू हमारा पानी बंद करके हम तेरी सांसें बंद कर देंगे, ये सांसें बंद करने से काम होना है। जब बात हद से आगे निकल जाती है फिर उसमें डायलॉग की गुंजाइश नहीं रहती है। डायलॉग की गुंजाइश तब रहती है जब तू तकरार पर बात हो तो बड़े आकर कहते हैं भाई रुक जाओ। ये देखिए कितनी ज़्यादती है, ये कितना जुल्म है कि आप क्या कहते हैं कि एक हाथ से आप अपनी मंडी को चलाना चाहते हैं असला और गोला बारूद देकर, दूसरे हाथ से आप कहते हैं रुक जाएं। पहले आप पैसे इकट्ठे करते हैं, आप देकर असला देते हैं, मार्केट को असला देकर आप पैसे कमा लें, फिर उसके बाद जाकर आप कहें कि हम अमन के लिए बात करेंगे। तो ये अमन कोई नहीं होना, अमन से कोई बात नहीं होनी। अगर वो डिप्लोमेसी है जो मैनिपुलेशन है। और ये देखिए वो सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सोचते हैं। कोई सुपर पावर नहीं है अमेरिका, कोई सुपर पावर नहीं है फ़लस्तीन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, अल्लाह से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारा ईमान ही ये है कि हम अपने अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह सबसे सुप्रीम लीडर है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर को पत्ता नहीं हिल सकता। ये सिर्फ नाकामी जो हमारे मुकद्दर में आई है मुसलमानों के, हम जो शिकस्त के नीचे आ रहे हैं, जो हम पीछे हट रहे हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमने इनको अपना आका मान लिया। हम इन बड़े मुल्कों को हमने कहा कि आप हमारे बड़े बन गए, इनकी दस्तरस से बाहर निकलें। आप देखिए कि आपको एक मिनट के लिए भी महसूस नहीं होगा कि आप पीछे जा रहे हैं दुनिया में किसी मामले से। तरक्की आएगी इंशाल्लाह ताला। ये ग्रेट इसराइल एंड व्हाट नॉट, इस सब का भरम तभी टूट गया था जब ईरान ने रिटेलिएशन पर इनके ऊपर जो रिवर्ट बैक 10 दिन से लगा वो बेचारा अकेला ही। उन्होंने क्या किया और जो उन्होंने किया उसके बाद क्या इसराइल की हालत बन गई। हालांकि इसराइल खुद को और इवन दुनिया भी उसको यही समझने लग गई थी शायद ये अनटचेबल है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ईरान ने तो उस पर रिवर्ट बैक किया। लेकिन वहाँ पर मेरा ख्याल है बाकी मुस्लिम ममालिक को भी एक स्टांस लेना, जिस तरह से वड़ैच साहब ने भी बड़ा क्लियरली बताया, अगर हमारा क्लियर स्टांस होता है, हम नेबरिंग कंट्रीज एक साथ मिलकर खड़ी हो जाती हैं तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी को कोई जरूरत नहीं फिर, क्योंकि अगर उन पर हुआ है तो डेफिनेटली कभी ना कभी हम, हाँ, इसराइल का हदफ तो पाकिस्तान है बुनियादी तौर पर। वजह क्या है कि बिकॉज वी हैव द न्यूक्लियर पावर हैं और हम वो वाहिद हैं जिनके पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, हाँ, कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम सवाए इसराइल के ये पासपोर्ट हर मुल्क के लिए वैलिड है और हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। पिछले दिन स्पीकर साहब ने ये रिमार्क्स दिए असम्बली में कि वो हाफिज अहमद रजा खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसराइल रियासत जो है दहशतगर्द है। उन्होंने कहा इसराइल रियासत दहशतगर्द हम कहते खाली इसराइल करें, रियासत तो हम उसको मानते ही नहीं हैं। तो अगर खुदा न खास्ता अगर आज भी हमने अपनी साफबंदी नहीं की फिर हम तैयार हैं, और देखिए कि मौत आनी है तो फिर अगर रुखसत होना है दुनिया से तो फिर बाइज़्ज़त जाना चाहिए, आप अल्लाह की बार में सुरखरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वड़ैच साहब, कमिंग टू द कंट्री वाइज हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि पिछली कुछ दहाइयों में जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो बड़े क्लियर थे, प्रिडिक्टेबल थे। अभी राइट नाउ वी आर हैविंग एन अनप्रिडिक्टेबल स्टेट। एक बड़ी कह लें कि एक स्टेबल सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। कोई प्रॉपर्ली ऑपोजिशन नहीं हो रही, कोई वो पॉलिटिक्स नहीं हो रही जो हमने पिछले कुछ 20-25 सालों में देखी है। आप क्या समझते हैं, आपने दोनों को देखा है, आपका क्या एनालिसिस होगा इस पर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि सियासत सर्द हुई है, थोड़ी सी यक ठंडी भी हुई है, लेकिन वो उसकी किस्मत बड़ी ख़राब है उस बंदे की बेचारे की। मैं तो ये समझता हूँ कि सारे रोल में मोदी का नुकसान हुआ पॉलिटिकली और इमरान खान का नुकसान हुआ पॉलिटिकली, ठीक है ना। दोनों बंदे अपनी सियासत की साख खो चुके हैं।
एक ने झूठा प्रोपेगेंडा किया बिहार के इलेक्शन आने से पहले, उससे पहले भी जब इलेक्शन आता है, जैसे पहलगाम का वाक़या, उससे पहले भी एक मोदी हैव अ पैटर्न ऑफ डूइंग दिस, ठीक है ना, उससे पहले भी उन्होंने एक हमला किया था। तो गुजारिश ये है कि जब भी ऐसा टाइम आता है मैडम स्पीकर, ये लोग ऐसा करते हैं। और पाकिस्तान में ये है कि उस तरह का जो होता है ना, वो पेनिट्रेशन अभी बनी नहीं। इमरान खान जब बनाने लगते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसा इंटरनेशनल कोई इशू आ जाता है या ऐसी पोजीशन बन जाती है, उनकी सियासत थोड़ी सी पीछे चली जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, सियासत उसको करनी चाहिए, मैं उसका हामी कभी नहीं रहा पॉलिटिकली। मैं उनकी सियासत का या उनकी जमात का या उनके किसी नैरेटिव का, कोई नज़रिए का, किसी चीज़ का मैं हामी नहीं हूँ, क्योंकि उनके पास कोई इशू भी नहीं है, उनके पास कोई बात भी नहीं है। उनको उनकी जो तर्ज सियासत है वो मेरा ख्याल है कि हम उससे मुतफिक नहीं हैं, क्योंकि वो जो सियासत करते हैं उससे कोई रियासत को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, उनके अपने दौर को भी अगर आप देख लें, उनके अपने दौर में पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ था। आप देखिए कि अभी नंदन आए थे पाकिस्तान में, तो खान साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर कहा कि भाई इनको वापस भेज दें। और असम्बली के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर जो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ, उनसे मुखातिब हो कहा कि आप बता दें, मैं क्या हमला कर दूं? भैया आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन लीडर आपको क्यों बताए? आप जो है वो पार में हैं। अभी जो है वो जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने हमला किया, तो क्या शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में आके उमर अयूब से पूछते भैया आप बताओ मैं हमला कर दूं कि ना कर दूं? ये नहीं होता। कौमों के वक़ार के लिए खड़े होना पड़ता है। खान साहब ना कौम के वक़ार में इजाफा कर सके, ना उसके वक़ार में खड़े हुए। ये एक तल्ख़ हकीकत है, वो मकबूल ज़रूर है लेकिन मकूल नहीं है। वो मकबूल है, मकूल नहीं है पॉलिटिकली। मतलब मैं एक सख्त लफ्ज़ अच्छा, अगर आप क्या समझते हैं कि एक खान साहब की गवर्नमेंट रही, उसके बाद अब जो है हम देखते हैं कि शरीफ फैमिली की गवर्नमेंट है, आप क्या देखते हैं? क्या जीडीपी में कोई फ़र्क आया है, बेहतरी आई है? जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सस्टेनेबली अब चलते रहेंगे? क्या हुकूमी तर्ज़ अमल इसी तरह से अब सस्टेनेबल रहेगा या फिर एक बार क्योस आएगा? मैडम स्पीकर, पहले 30-35 से ऊपर थी महंगाई, वो उसके नीचे आए हैं, वो बेहतर हुई है। बाज़ारों में चीज़ें मिलती हैं, शार्ट नहीं है, उस ज़माने में नहीं मिलती थी। आप देखें गंदम बड़ी सस्ती है, आटा बहुत सस्ता है, हर आदमी ने रोज़ रोटी खानी है। 10-12 रुपये की रोटी है जो 30 रुपये चली गई थी, वो नीचे आई है। तेल की, गैस की कीमतें कम हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उससे बेहतरी आई है, वो हमें नज़र आ रहा है। और जो हमारे पास जो रिज़र्व थे उस वक्त हमें लोगों से मांगना पड़ता था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते थे कि जब मैं दुनिया में जाता था कहीं तो लोग कहते थे हमसे मांगने आ गए, तो मुझे कहना पड़ता था मैं मांगने नहीं आया हूँ। ठीक है ना, मैं तो वैसे ही आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। बल्कि इस स्टाइल में कहते थे कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो वैसे अब आपको मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो इस तरह के वो यानी कि वो इस तरह के बेचारे वो खुद बताते रहे। ठीक है ना, तो सवाल ये है कि अभी हमारे जो रिज़र्व हैं वो बड़े हैं। स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए उस ज़माने में कहाँ थी, आज 125 के ऊपर चली गई है। उस ज़माने में हालात कैसे थे कि दींगा मुश्ती थी, अफरा तफरी थी और एहतजाज था, एजिटेशन थी, रोज़ लोग सड़कों पर थे। आज थोड़ी सी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं, बेहतर हुई हैं। उसमें केले शहबाज शरीफ साहब का किरदार नहीं है, उसमें फील्ड मार्शल का बड़ा अहम रोल है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर आप दोनों को कभी लहदा नहीं करें। इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जी हर लिहाज में इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की जो अस्करी क़यादत है और जो सियासी क़यादत है, पहले 16 माह और अब की जो गवर्नमेंट है, मुझे जो दिखाई देता है वो यही है कि दोनों सेम पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। जंग में दोनों की आपस में मुताबिकत थी बातों में, उसमें उन्होंने जीत हासिल की और SIFC बनाकर जो सरमायाकारी दुनिया से लेकर आए उसको बेहतर किया। आपके साथ इस रीजन में, इस ब्लॉक में बांग्लादेश न्यूली आपके साथ ऐड हुआ, आप उसके साथ तजारत कर रहे हैं। दुबई ने आपके साथ बेहतर तजारत की, अज़रबैजान कर रहा है। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया है, तुर्किया और चाइना सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़ा है। तो दुनिया जो है वो खुद इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ लेकर आ रही है। उससे हमारे इसको सिर्फ आगे सस्टेन करना है। प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं, चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में जो सबसे पहले वो पार्लियामान के ज़रिए घर भेजे गए, वो जब वो छोड़ कर गए थे उस वक्त पाकिस्तान की दुनिया के साथ हालात भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कागज़ लहराया था, उससे हमारे हालात दुनिया के साथ ख़राब भी हुए थे और उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया भी हो चुका था। ये पाकिस्तान की बरूदी सुरंगें जो कहा जाता है ना, ये लगा कर गए थे, वो लगा कर भी नहीं गए थे बल्कि चला कर गए थे। ऐसी सुरंगें फाड़ कर गए थे जो माशियत की थी पाकिस्तान की। सो दिवालिया हुआ मुल्क, अल्लाह अल्लाह करके सारा कुछ बेहतर है।
अब सिर्फ ये चीज़ें हैं कि आपने अपने साथ सही चल रहे हैं तो हाथ के साथ चलें और जाहिर है इसको बस आगे लेकर बढ़ें जिस तरह से भी है। लेकिन खैर मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत में इस वक्त पंजाब में बड़े एक्टिवली काम कर रही हैं, वो आप क्या समझते हैं कि हम उनको जो ड्यू क्रेडिट है वो आवाम दे रही है या देना चाहिए? बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट प्राइम लेडी जो कि एक चीफ मिनिस्टर की स्टेट पर आई हैं और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, क्या उसको मैनेज कर पाई हैं? देखिए मैडम, मैं उनका कोई तर्जमा नहीं, लेकिन मैं जो देखता हूँ, जैसे आप एनालाइज करती हैं चीज़ों की और उस तरह मैं भी देख रहा हूँ। सबसे पहले तो एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उनके सामने जो तीन चीफ मिनिस्टर हैं आप उनको देख लें। आप ये देखें कि सिंध का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है और सबसे बढ़कर खैबर का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है। खैबर वाला तो सिर्फ ये कर रहा है को मतलब उसका तो दिल है कि मैं चढ़ाई करूँ, और वो सूबे का चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है। वो उसको भी हदफ यही दिया गया है कि बस आपने किसी तरीके लल्ले दड़ल्ले चलाकर और मुझे मतलब जेल से बाहर लेकर आना। जो कारकर्दगी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली एक खतून वज़ीरा जो बैठी हैं यहाँ पर, उनकी गिरफ्त चेक कर लें। मतलब आप ये देखें कि हम पूरे पंजाब में भी घूमते हैं, लाहौर में भी रहते हैं। जो लाइन आर्डर के मसाइल हैं वो बहुत बेहतर हैं, सारे अदारे काम कर रहे हैं। अभी हालिया आपकी बड़ी ईद गुजरी है, मुझे इतना याद है, आपको भी याद होगा, मैं यकीन करें मतलब मैं कोई झूठ नहीं सच कहता हूँ, बाखुदा मैंने एक अलाइश भी बड़ी ईद के बाद मुझे बाहर कहीं नज़र नहीं आई। अगर कहीं है तो टीमें काम कर रही हैं बेहतरीन तरीके। जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो मगरब की तर्ज का जो प्रोग्राम दिया गया है, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब दिया मरीम नवाज़ ने, और उनका जो वज़ीर है ज़ीशान रफ़ीक, वो उस बंदे ने ये प्रोग्राम लॉन्च करवाया है सुथरे पंजाब का, कि गांव की सतह पर जाकर लोग सफाई कर रहे हैं, जो पहले कभी यहाँ पर निज़ाम नहीं था, शहरों में था। और ये डेडिकेशन से, डिवोशन से, दिन रात की मुखलसी से इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मैं उस बंदे ने अपने हल्के को टाइम नहीं दिया। ईद वाले दिन भी जो वज़ीर बल्दियात हैं ज़ीशान साहब, उन्होंने अब ईद वाले दिन भी अपने हल्के को टाइम नहीं दिया, ना अपने घर को टाइम दिया। उस बंदे ने नमाज़ पढ़कर पूरे पंजाब का विज़िट किया है। कहीं पर भी कोई मीडिया बता दे, रिपोर्ट्स कर दे, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। हमने एप्लीकेशन उन्होंने बना कर दी, मतलब जो सूबे की गवर्नमेंट है, हमने ये देखा है कि किसी एक जगह पर भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। अगर कोई है तो उसको फौरी तौर पर हल किया गया। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट हैं, 100 के करीब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हेल्थ पर किया है, एम्पावरमेंट पे, आईटी पे बहुत चीज़ें, और आईटी ये सिटी बन रहा है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल बन रहा है, खेलों के लिए काम किए जा रहे हैं, शोबिस को उन्होंने प्रमोट किया है, उसके पैरामीटर सेट किए जा रहे हैं। उस्मा बुखारी साहब उसके ऊपर काम कर रही हैं, थिएटर्स को देख रही हैं। यानी कि सूबे की जो हायरार्की है वो आपको काम करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअली कुछ तो हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए इतने हैं, आप लैपटॉप दे रहे हैं उनको, और किसी ज़माने में स्टूडेंट को गलेल दी गई, निशाने लगाएं, लोगों की आंखें फोड़ दें। आप गलेल नहीं दें, आप तलीम दें ताकि लोग दलील सीखें, इस कौम को आगे बढ़ने दें। इस कौम में 60% नौजवान हैं और नौजवानों के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। तो आपने नौजवानों को किस काम के ऊपर लगा दिया? भाई आइए यहाँ पर गोला बारूद बनाइए, कलेक्शन कोफ उठाइए और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़िए। क्या किया? मतलब आप मुझे बताइए, क्या उस टाइटल से, 9 मई के टाइटल से, क्या पीटीआई उससे दस्तबरदार हो सकती है? क्या बानी पीटीआई रियासत के सबसे बड़े इदारे जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया और 9 मई की पुष्ट बनाई की, उससे पीछे हट सकता है? और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि मैडम, आपकी सफ़ों के अंदर जो छुपे दुश्मन होते हैं वो ज़्यादा वार करते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए हिंदुस्तान ने किया नहीं, हिंदुस्तान ने किया, आप उससे जीत गए नहीं, जोड़ दिया हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, आप उससे जीत गए। बानी ने 9 मई का हमला किया, हम हार गए। भाई भाई के ऊपर वार करता है तो शिकस्त अपने घर की होती है। जब घर को आग लगती है तो उसमें सारे जलते हैं। अगर घर का लगाने वाला होगा, जैसे वो कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से, जब घर का नामराद चिराग घर को जलाएगा तो फिर घर सारा जल जाएगा। और 9 मई उसी का शाखसाना था कि हमारे यहाँ पर जो उन्होंने हुल्लड़बाजी की, उससे फ़ौज का इमेज ख़राब किया इन्होंने, और वहाँ पर जाकर जो चीज़ों को, जो नुकसान पहुँचाया इमारतों को फ़ौज की, और जो टैंक थे, जो चीज़ें थी, उनको नुकसान पहुँचाया, वो हिंदुस्तान ही नुकसान पहुँचा सका और हिंदुस्तान 2 घंटे में घर भाग गया। अब मैं एक और बात नौजवानों के लिए, कि नौजवानों को देखना चाहिए कि वो उन्होंने किस तरफ खड़े होना है, डिसीजन लें।
नहीं, मैं उनसे पूछें कि कासम और सुलेमान दोनों नौजवान हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान आकर लीड करते इमरान खान की तहरीक को। आप लोगों का नुकसान हुआ है, नौजवानों की तालीम ज़ाया हुई, उन्होंने CSS करना था, PCS करना था, ये ऑफिसर थे पाकिस्तान के, आज 9 मई में धक्के खा रहे हैं जी, और उनको सजाएं हुई, तो अपने बच्चे ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं, और वहाँ से लिंक मिल रहा है यहूदियों से उनका भी, और जाकर वहाँ पर वो मज़े करते फिरें और पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, कोई ट्वीट आया इसराइल के ख़िलाफ़ अब तक जेल से बैठे? वैसे ट्वीट तो आ जाते हैं, जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ भी दे देंगे कि आर्मी चीफ नहीं, फील्ड मार्शल नहीं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी ये देंगे, ट्वीट करेंगे, रोज़ करेंगे, मुझे बाहर निकालें, ये केस जाली हैं। मुझे बताएं, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अगर अभी तक कोई स्टेटमेंट आया तो मुझे बता दें, अगर नहीं आया तो फिर डूब मरना चाहिए इनको, और उसके सपोर्टर को भी डूब मरना चाहिए कि ये शख्स यहूदियों के साथ कैसे खड़ा है। और भारत के ख़िलाफ़, जब भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो क्या मोदी के ख़िलाफ़ अब तक ट्वीट किया इन्होंने कि आप जालिम हो? इनसे कहें ये बोलकर कि इसराइल दहशतगर्द है। और जो एक और मुतालबा करें अक़वाम आलम से कि जिस तरीके से जनरल असम्बली की करारदाद के ज़रिए, ये उसका कानून है उसका जनरल असम्बली का, कि अगर एक मुल्क जो 181 के तहत मार्ज़ वजूद में आया है उसको वीटो भी किया जा सकता है। जनरल असम्बली का दोबारा इजलास बुलाकर इसराइल के ख़िलाफ़ उसकी जो रुकनीत उसको मुअत्तल करें बतौर एक मुल्क के। आई होप पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, और जो हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी उसको कहीं ना कहीं ये लास्ट इंडो पाक क्राइसिस की वजह से, पाक फ़ौज की कैपेबिलिटी की वजह से हमने एक बार फिर से सुरखरू होने का तो एक कदम आगे बढ़ाया ही है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज क्रिएट हुई है, जो पाकिस्तान को अब दुनिया सीरियस लेने लग गई है, पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क और एक मजबूत कौम के तौर पर वो देखना शुरू हुए हैं, हम उस पर आगे चलें और बाकी मुसलमान ममालिक का भी इसी तरह से साथ दें। और अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।